जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रग एक्ट 1976 का चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़े थे सेक्शन नंबर 4 से लेकर हमने सेक्शन नंबर 15 तक कवर कर लिया था। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 16 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये इसलिए मैंने इस लेक्चर में रखे थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्शन नंबर 16 जो है वो बताता है हमें कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन है, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट का मैं वैसे बता दूं कि ये फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये ड्रग टेस्टिंग लैब जो हमारी पंजाब में इनमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सैम्पलिंग जो ड्रग इंस्पेक्टर सैम्पलिंग करता है, फील्ड से करता है, या जो भी सैम्पलिंग होती है मेडिसिन की, उनकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट ड्राफ्ट करते हैं और बाद में ये उस रिज़ल्ट को भेजते हैं ड्रग इंस्पेक्टर को। और अगर कोई फेल होता है टेस्ट वगैरह तो ये गवर्नमेंट एनालिस्ट जो अपना फॉर्म 7 के ऊपर रिजल्ट भेजते हैं उस मेडिसिन का, फिर उसके ऊपर बाकी मजीद कार्रवाई होती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एनालिस्ट सेक्शन नंबर 16, द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट हैविंग अ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी द फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट और एज द केस में बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो गवर्नमेंट्स यानी कि फेडरल भी और प्रोविंशियल भी क्वालिफ़िकेशन को जज करके एक बंदे को गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट कर सकती हैं। अगर वो अगर फेडरल गवर्नमेंट ने किया तो वो कहलाएगा फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट कहलाएगा। फॉर सच एरियाज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग्स और क्लासेज ऑफ द ड्रग्स एज मे बी specified in the notification, provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import, export or sale of the drugs shall be so appointed. कोई ऐसा बंदा जिसको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो उसकी दवाई के बनने में, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या उसके सेल होने में। क्यों? क्योंकि ये होता है कि कई बार जो इन्होंने टेस्टिंग करनी होती है गवर्नमेंट एनालिस्ट ने, ठीक है। और जो फील्ड में कई बार ऐसा होता है कि फेक मेडिसिन पूरी ऐसे एडल्ट्रेटेड मिस ब्रांडेड इस तरह मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऐसी मेडिसिन में होगा तो वही बंदा लेबॉर्ट्री के अंदर उसको टेस्ट कैसे कर सकेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आगे, provided further that a person serving under the federal government or another provincial government shall not be so appointed without the previous consent of the government, ठीक है। ये बस सिंपल सी बात है। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने दोनों लिखनी है, फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो किस सेक्शन के अंदर बताया गया, तो सेक्शन नंबर 16 है, ठीक है। आगे, ड्रग इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर्स जो हैं वो किस सेक्शन के अंदर है, सेक्शन नंबर 17 के अंदर। अब ये भी गौर से सुने, द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी द फेडरल इंस्पेक्टर्स और एज द केस में बी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट विद इन लोकल लिमिट्स एज इट मे असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली। फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो वो होंगे फेडरल इंस्पेक्टर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी तो वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स होंगे और उनकी पावर्स होंगी, ठीक है, जो उनको दी जाएंगी। Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import, export or the sale of the drugs shall be appointed. तो कोई ऐसा इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता जिसका कोई ऐसा फाइनेंशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या सेल का या मैन्युफैक्चर का कोई इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज़ वो फील्ड में जाके उन चीज़ों को पकड़ेगा कैसे अगर उन्हीं चीज़ से वो फ़ायदा उठा रहा है। Provided further that a person serving under the federal government or any provincial government shall not be so appointed without the previous consent of such government. कोई ऐसा बंदा, ये वही बात है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट और फेडरल और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जो भी हैं वो तब तक अपॉइंट नहीं हो सकते अगर वो किसी प्रीवियस गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और उस गवर्नमेंट की कंसेंट से वो उसके बगैर अपॉइंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 18 हमें बताता है पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर। जब कोई एक इंस्पेक्टर या ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है तो इसके अंदर सब सेक्शन 1 आप देख रहे हैं, उसके अंदर जो क्लॉजेज़ हैं ए टू ई की क्लॉजेज़ हम देखेंगे। जब कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है तो उसकी ए टू ई जो सब क्लॉजेज़ हैं वो वाली पावर्स उसको उसी वक्त मिल जाती हैं। और फिर एफ़ टू जे की पावर्स होती हैं, कुछ स्पेशल पावर्स हम इसी में पढ़ेंगे नीचे। वो जो एफ़ टू जे की पावर्स होती हैं उसके लिए स्पेशल गज़ट नोटिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, हुकूमत की तरफ से गज़ट नोटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह उन्हें ए टू ई और एफ़ टू जे की पावर्स टोटल मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जो कि सेक्शन नंबर 18 में है। ओके,
subject to the provisions of section number 19 and of any rules made in this behalf, an inspector within the local limits of which he is appointed. क्योंकि एक एरिया का एक इंस्पेक्टर होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर है तो निश्तर टाउन का एक इंस्पेक्टर है, उसके अलावा इलामा इकबाल टाउन का एक इंस्पेक्टर है, ठीक है, दाता गंजबख्श टाउन का एक इंस्पेक्टर। इस तरह लोकल लिमिट्स डिफाइंड होती हैं जिसकी वो एरिया कहलाता है उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एंड इन एनी अदर एरिया विद इन द परमिशन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आगे क्या कर सकता है इंस्पेक्टर, पावर्स देखें अब। ए, इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस wherein any drug is manufactured, the plant and process of manufacture, the means employed for standardizing and testing the drugs and all relevant records and register। तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रही है उसको जाके चेक कर सकता है, ठीक है, एक एक चीज़ को चेक कर सकता है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन को, रिकॉर्ड्स को, रजिस्टर्स को चेक कर सकता है। बी, इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस, किसी प्रेमिसेस में जा सकता है वेयर इन एनी ड्रग इज सोल्ड, जहाँ पे बेची जा रही है ड्रग्स, और स्टोर्ड, यहाँ रखी जा रही है ड्रग, और एग्जिबिटेड फॉर सेल, या रखी जा रही है आगे जाके सेल करने के लिए, और इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है मार्केट में इधर उधर। द स्टोरेज अरेंजमेंट्स एंड ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, और वो जो स्टोरेज अरेंजमेंट है उसको भी देख सकता है और उसके सारे रिकॉर्ड और रजिस्टर्स को देख सकता है। सी, टेक सैम्पल्स ऑफ एनी ड्रग विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, सैम्पल ले सकता है किसी भी ड्रग के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कि क्या वो सही बन रही है या नहीं, और वो भेजेगा वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ठीक है। वो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कहाँ पे था, सेक्शन नंबर 16 में आपने पढ़ा है। अच्छा, और बीइंग सोल्ड, या बेची जा रही है, और इज स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल, और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी भी बेचने वाले जगह पे, या कहीं पे भी जहाँ पे ड्रग अवेलेबल है वहाँ से सैम्पलिंग कर सकता है, ठीक है। इवन एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है किसी हकीम की दुकान से, किसी डॉक्टर की दुकान से, किसी फार्मेसी से, किसी मेडिकल स्टोर से, किसी भी जगह से, किसी इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, कहीं से भी मेडिसिन लेके सैम्पलिंग के लिए भेज सकता है। डी, एंटर एंड सर्च, एंटर हो सकता है और ढूंढ सकता है विद सच असिस्टेंस के साथ, इफ़ एनी ऐसी ही कंसिडर्स नेसेसरी, अगर उसको कोई ज़रूरत है किसी असिस्टेंस की, फॉर एग्जाम्पल पुलिस की या किसी और डिपार्टमेंट की। एनी बिल्डिंग, वेसल और प्लेस इन विच ही हैज़ द रीज़न टू बिलीव, किसी भी बिल्डिंग में, वेसल में, किसी भी जगह पे जहाँ पे उसको ये जानने की या ये वजह उसके पास है कि वहाँ अफेंस हो रहा है, दैट एन अफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स हैज़ बीन और इज़ बीइंग कमिटेड, जो कमिट हो गया या कमिट हो रहा है और मे कंटिन्यू टू बी कमिटेड, या वो जारी है उसका कमिट होना अफेंस का, तो वहाँ पे वो जाके सर्च कर सकता है। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं पुलिस के असिस्टेंस के साथ, FIA के असिस्टेंस के साथ, या किसी भी और डिपार्टमेंट के असिस्टेंस के साथ। कॉल एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस, ई वाला पढ़ें, कॉल एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस, किसी भी बंदे को एज अ विटनेस बुला सकते हैं, यानी अपनी इदारे की या डिपार्टमेंट की या किसी और डिपार्टमेंट के बंदे को एज अ विटनेस दिलवा सकता है। इन द कोर्स ऑफ सर्च और सीजर और इन कनेक्शन विद एनी अदर मैटर वेयर द प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज़ नेसेसरी। जब फॉर्म नंबर 5 पे आपको पता होगा, हमने ड्रग रूल्स में पढ़ा था 2007 में कि फॉर्म नंबर 5 पे सीजर होता है, ठीक है, आर्टिकल्स का, मटेरियल का, जब ड्रग इंस्पेक्टर करता है तो उस फॉर्म के ऊपर ना एक विटनेस के साइन करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर है, वो उसके साथ कोई बंदा जा रहा है उसके ऑफिस का, तो वो एज अ विटनेस उसके ऊपर डलवा लेगा ताकि वो गवाह रहे, और जब ड्रग कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट होके आ जाए केस, तो फिर वो गवाह वहाँ पर साबित कर सके कि वाकई मैं साथ था और वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। उसके बाद F, A to E की पावर्स तो आपने देख ली, अब F to J की पावर्स देखें। सीज एनी ड्रग एंड ऑल द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर देयर ऑफ एंड एनी अदर आर्टिकल इंक्लूडिंग रजिस्टर, कैश मेमोज, इनवॉइसेज एंड बिल्स विच ही हैज द रीजन टू बिलीव मे फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो वो सीज कर सकता है, ठीक है, सीज कर सकता है किसी भी ड्रग को या किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह पे, कहीं पे भी जहाँ ड्रग्स हैं, उसके रजिस्टर्स को, कैश मेमोज को, इनवॉइसेस को, बिल्स को, या कोई ऐसी चीज़ जो कि एज एन एविडेंस कोर्ट के अंदर या कहीं पे भी प्रोवाइड की जा सकती है कि यहाँ पे एक ऑफेंस हो रहा था, कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रही है, कुछ हो रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉन्ट्रवेंशन इज सच विच कैन बी रेमिडेड, the stocks shall not be seized upon undertaking in writing of the person not to sell drugs without remedying the defect under intimation to the board concerned। इसमें ये होता है कि वो अगर सीज नहीं कर रहा तो वो क्या करता है कि वो एक फिर रिसिप्ट दे देता है नॉट टू डिस्पोज ऑफ द ड्रग की, वो भी आपने पढ़ा होगा,
ड्रग रूल 2007 के अंदर, उसमें फिर वो जो स्टॉक होता है वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, वो सेल नहीं कर सकता, वो वहीं पे एज एन एविडेंस रहता है, ठीक है। और वो तब तक उसको इधर उधर नहीं कर सकता जब तक वो कंसर्न बोर्ड की परमिशन नहीं ले लेगा। जैसे कि एक फार्मेसी वाला, उसको कह दिया जाए कि आप ये स्टॉक को इधर उधर नहीं करेंगे जब तक आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से परमिशन नहीं लेंगे, यानी DQCBO से परमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब जी, रिक्वायर एनी पर्सन टू अपेयर बिफोर हिम, ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, किसी भी बंदे को अपने सामने बुला सकता है टू एनी रीजनेबल टाइम, एट एनी रीजनेबल टाइम, किसी भी वक्त पे, एंड प्लेस टू गिव स्टेटमेंट, असिस्टेंस और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और द रूल्स। किसी भी बंदे को बुला सकता है, उसकी गवाही ले सकता है किसी भी ऐसे ऑफेंस के बारे में जो कि हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, प्रोवाइडेड दैट द एग्जाम्पशन अंडर द सेक्शन नंबर 132 एंड 133 ऑफ द सिविल कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908। ये याद रखना है आपने, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर कब का है, -1908, ठीक है। शेल बी एप्लीकेबल टू requisitions फॉर अटेंडेंस अंडर द क्लॉजेस। तो सेक्शन कौन से हैं, 132 और 133 किसके, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 के। आगे H, लॉक एंड सील एनी फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री को लॉक और सील कर सकता है, लेबॉर्ट्री को कर सकता है, शॉप को कर सकता है, बिल्डिंग, स्टोर हाउस, गोडाउन और एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, वेयर एनी ड्रग इज़ और इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड, सोल्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स। यानी कि ये नहीं है कि वो बिल्डिंग किसकी बिल्डिंग है, कौन कितना बड़ा बंदा है, कौन कितना पावरफुल है, क्या है। जो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर है वो ये है कि वो लॉक कर सकता है, सील कर सकता है किसी भी ऐसे बिल्डिंग को, फैक्ट्री को, शॉप को, बिल्डिंग को, स्टोर हाउस को। अगर आप फील्ड में चले रहे हैं, कोई क्वैक है, कोई लेबॉर्ट्री आपको मिल रही है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई फार्मेसी है, कोई डॉक्टर की शॉप है, कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रावेंशन रिलेटेड टू ड्रग हो रही है, ड्रग एक्ट 1976, ड्रग रूल 2007 या ड्रैप एक्ट 2012, या कोई भी जो रूल्स हमारे हैं उसके खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ये लॉक और सील किया जा सकता है, ठीक है, बाय ड्रग इंस्पेक्टर। फॉरबिड, मना कर सकता है, रोक सकता है, फॉर अ रीजनेबल पीरियड, एक टाइम के लिए, नॉट एक्सीडिंग 2 वीक्स, कम से कम 2 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, और सच फर्दर पीरियड, तो आपने याद रखना कितने अरसे के लिए कर सकता है, मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए फॉरबिड कर सकता है, विच शैल नॉट बी मोर देन 3 months। अब यहाँ पे बता दिया कि 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने का टाइम होता है, और 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये मैं आपको बता दूंगा कि जब सील करता है ना कोई एक इंस्पेक्टर, तो उस वक्त फिर बोर्ड से परमिशन ली जाती है एक्सटेंशन ऑफ सीलिंग की, ठीक है। 2 हफ्ते का वैसे टाइम होता है सीलिंग का, और एक्सटेंशन मिल जाए तो 90 डेज़ तक की एक्सटेंशन, यानी 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे, एज द इंस्पेक्टर में विद अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, द रजिस्ट्रेशन बोर्ड और द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज द केस में बी, स्पेसिफाई एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी प्रेमिसेस from removing or dispensing of any drug article or other things likely to be used in the evidence of the commission of an offence under this act। तो ये है कि वो कर सकता है, 2 हफ्ते के लिए सील कर सकता है, और परमिशन लेके ना ये सारे बोर्ड से वो उसको एक्सटेंड करवा सकता है 3 महीने के लिए, ठीक है। ये आपने 3 months का और 2 हफ्ते का ये याद रखना। जे, एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स, कोई भी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पावर्स अंडर F to J शैल बी एक्सरसाइजेबल ओनली बाय एन इंस्पेक्टर स्पेसिफिकली ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटिंग हिम सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर। मैंने आपको कहा था ना कि F to J की जो पावर्स होगी वो कैसे मिलेंगी, वो गजट नोटिफिकेशन प्रॉपर होगा डिपार्टमेंट का। द प्रोविजंस ऑफ द कोड of the criminal procedure 1898 insofar as they are not inconsistent with the provisions of this act shall apply to searches and seizures made under this act, ठीक है। ये आपने याद रखने के कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत ये कहा गया है, insofar as they are not inconsistent with the provision of this act shall apply to searches और सीजर के ऊपर वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। सिर्फ अब हमने पढ़ लिया 16, 17 और 18, ठीक है। आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट का पता चल गया 16 में, 17 के अंदर आपको ड्रग इंस्पेक्टर्स का पता चल गया, 18 के अंदर आपको पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स पता चल गया। अब आते हैं, जब इंस्पेक्टर्स है ना उनका एक प्रोसीजर होता है, वो हम सेक्शन नंबर 19 के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब
इस प्रोसीजर के अंदर वो क्या क्या कह रहा है. वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेज एनी ड्रग और एनी अदर आर्टिकल अंडर सेक्शन 18 ही शैल टेंडर आर रिसीव देयरफॉर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. ड्रग इंस्पेक्टर ने जब आर्टिकल को सीज़ किया तो एक फॉर्म होगा, उसके ऊपर वो ना एक रिसीप्ट बना के उस बंदे को दे देगा कि आपसे ये चीज़ें सीज़ कर ली गई हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर्म नंबर 5 के ऊपर वो सारी चीज़ें लिखेगा, उनका बैच नंबर लिखेगा, मेडिसिन लिखेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम लिखेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी क्वांटिटी कितनी ली है, फिर इसकी एक कॉपी उस बंदे को दे देगा. तो ये होती है रिसीप्ट. नंबर 2, where an inspector takes a sample of the drugs for the purpose of the test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in the prescribed form to the person from whom he takes it, and in the presence of such person, unless he willfully absents himself, shall divide the sample into 5 portions and effectively seal and suitably mark the same, and permit such person to add his own seal if any and mark all the portions. So अब ये मैं आपको अपनी यहाँ पे देखा 5 पोर्शन है, लेकिन ये 5 अब नहीं है, ये 4 पोर्शन है. ठीक है, अमेंडमेंट के बाद 4 पोर्शन है. तो आपने ये याद रखना है कि 4 पोर्शन होंगे. एक पोर्शन जो होता है वो किसका होगा, ड्रग टेस्टिंग लैब को भेजेगा ड्रग इंस्पेक्टर. सेकंड पोर्शन भेजेगा वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड यानी PQCB को. थर्ड पोर्शन वो भेजेगा वारंटर को. और फोर्थ पोर्शन वो भेजेगा फ्रॉम द पर्सन होम द सैम्पल इज़ टेकन. ठीक है, तो ये 4 पोर्शन होंगे. और अगर ये कहीं किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहा है तो फिर 3 पोर्शन होंगे. ठीक है, एक DTL का, एक PQCB का और एक उस बंदे का. ठीक है, जिससे उसने लिया है. ठीक है, क्योंकि वही वारंटर होगा, वही पर्सन होगा जिससे सैंपल ले रहे हैं. तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द सैंपल इज टेकन फ्रॉम द प्रीमिसेस वेयर ऑन द ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, इट शैल बी नेसेसरी टू डिवाइड द सैंपल इनटू 3 पोर्शंस ओनली. ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द ड्रग इज मेड अप इन कंटेनर्स ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम, जहाँ पे एक ड्रग स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर में बनाई जा रही है ना, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ सैंपल एज एफोरसेड, उधर डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है. द इंस्पेक्टर मे एंड इफ द ड्रग बी सच दैट इट इज़ लाइकली टू डिटीरियोरेट, अगर उसका ख़तरा है ख़राब होने का, और भी अदरवाइज डैमेज या डैमेज होने का ख़तरा है बाय द एक्सपोजर, जैसे लाइट के एक्सपोजर से या ओपन करने से, किसी भी चीज़ की एयर की कंटेमिनेशन से. Take 3 or 4 as the case may be of the said container after suitably marking the same and where necessary sealing them. ठीक है, तो क्या करेगा वो 3 या 4 वो ले लेगा कंटेनर और उसको मार्क कर देगा. Provided further that if the contents of one container are insufficient for the laboratory test and analysis, the inspector may increase the number of containers in order to make the sample sufficient for the purpose. For example, वो जाके 120 ml के 2 या 3 कंटेनर या कुछ इस तरह की बॉटल्स लेता है. ठीक है, उसको ये लगता है कि ये सैम्पलिंग या सारे के सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो टेस्टिंग डिटेल की है उसके लिए इनसफिशिएंट है, तो वो क्या कर सकता है, वो 2 की जगह 4 ले सकता है, 5 ले सकता है कंटेनर. ठीक है, ये है इसमें. द इंस्पेक्टर शेल रिस्टोर 1 पोर्शन ऑफ द सैम्पल सो डिवाइडेड और द कंटेनर एज द केस में बी टू द पर्सन फ्रॉम होम द सैम्पल, जिस बंदे से लेगा उसको एक सैंपल का पोर्शन दे देगा. एंड शेल रिटेन द रिमाइंडर एंड डिस्पोज द सेम विद इन 7 days एज फॉलो. और 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर ये आपको ना MCQ आएगा कि जब एक ड्रग इंस्पेक्टर सैम्पलिंग करता है तो वो जब वारंटर को, मैन्युफैक्चरर को या DTL को और उनको भेजता है तो कितने दिन के अंदर देना होता है, तो वो 7 days के अंदर भेजना होता है. ठीक है, अब क्या है, 1 portion of the sample he shall send to the government analyst concerned for the test and analysis. तो किसको भेज दिया, DTL में government analyst को. The second he shall to the chairman provincial quality control board or the central licensing board or the registration board as the case may be. तो second portion उसने कहाँ भेज दिया, PQCB में. ठीक है, या boards में. थर्ड वो भेजेगा वारंटर को. In third where taken he shall send to the warranter if any named under the proviso to subsection number 3 of section 32. Fourth किसको भेजेगा, where taken he shall send to the person purporting to be its manufacturer or the importer or as the case may be. ठीक है, आपने बस ये याद रखें 4 पोर्शंस हैं. एक DTL गवर्नमेंट एनालिस्ट को, एक चेयरमैन PQCB को, तीसरा पोर्शन वारंटर को, और फोर्थ पोर्शन टू द पर्सन फ्रॉम होम द सैम्पल इज़ टेकन. 4 पोर्शन है. और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे 3 पोर्शन है. ठीक है, वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेज एनी ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी और पुट्रेस सब्सटेंस, वर्म, रोडेंट, इंसेक्ट और एनी फॉरेन मैटर विच इज़ इनविजिबल टू द नेकेड आई, जो नेकेड आई को विजिबल नहीं है, एंड द सैम्पल इज सच दैट इट कैन नॉट और नीड नॉट टू बी डिवाइडेड, या वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, ही शैल इफेक्टिवली सील एंड सुटेबली मार्क द सेम एंड परमिट द पर्सन फ्रॉम होम द ही सीजेज द ड्रग
उसने क्या करना है, वहाँ पे ना उसको क्या कहते हैं, सील कर देना है, उसको मार्क कर देना है, ठीक है, अपनी सील उस पर लगा देनी है, और वो ड्रग कोर्ट के सामने जहाँ पे भी उसने भेजना है वहाँ पे प्रोसीडिंग्स के लिए उसने भेज देना है जब केस इनिशिएट होगा. Where an inspector takes any action under the section number 18, he shall, as soon as possible, inform the board concerned or its chairman and take order as the custody of the stocks of the drug seized by him. जहाँ पे भी वो कोई एक्शन ले रहा होगा सेक्शन नंबर 18 के तहत, वहाँ पे वो क्या करेगा, इंटीमेट कर देगा कंसर्न बोर्ड को, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर अ फेडरल इंस्पेक्टर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन अंडर द सेक्शन 30, जहाँ पे फेडरल इंस्पेक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है एक्शन लेने का सेक्शन 30 में, ही शेल एज सुन एज मे बी रिपोर्ट द मैटर एंड हैंड ओवर द स्टॉक इफ़ एनी टू द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर. जहाँ पे फेडरल इंस्पेक्टर नहीं कर सकता एक्शन सेक्शन नंबर डैश के अकॉर्डिंग 30, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, वहाँ पे वो रिपोर्ट कर देगा मैटर और किसको कह देगा, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को कह देगा, ठीक है. ए, ही शेल एज सुन एज practicable ascertain whether or not the drug contravenes any of the provisions of this act, ठीक है. वो ascertain करेगा कि क्या ये contravene करती है, खिलाफ जा रही है ड्रग एक्ट की या नहीं जा रही. It is ascertain that the drug does not so contravene, he shall forthwith revoke the order passed under the said sanction. जहाँ पे ascertain हो जाए कि ड्रग नहीं करी contravene, वहाँ पे वो ऑर्डर जो दिए हो वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है. Take such action as may be necessary for the return of the stock seized and payment for the samples taken. देखें, जहाँ पे वो स्टॉक को सीज़ किया गया ना, उसकी सीजर को रोक दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा. इफ़ ही सीजेज द स्टॉक ऑफ द ड्रग, ही शेल एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द बोर्ड कंसर्न एंड टेक इट्स ऑर्डर. जहाँ पे भी वो सीज़ करेगा वो क्या करेगा, बोर्ड को बता देगा, ठीक है, और ऑर्डर लेगा उसकी कस्टडी के. प्रोवाइडेड दैट वेयर द फेडरल इंस्पेक्टर नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन अंडर द सेक्शन 30, ही शेल क्या करेगा, वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को बता देगा, ठीक है. ये आसान चीज़ें हैं. द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट शेल, अनलेस द बोर्ड कॉन्ट्रवीन्स द बोर्ड अदरवाइज डायरेक्ट्स, ऑलवेज रेफर द केस टू द PQCB, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, एंड सीक द ऑर्डर एज टू एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन. जहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन उसको मिलेगी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को, वो ऑर्डर कहाँ से लेगा, PQCB से लेगा, ठीक है. कि इसके आगे हमने क्या करना है. The federal inspector on finding any contravention of this act for which he is authorized shall, unless otherwise directs, always refer the case to the dash and dash Central Licensing Board and Registration Board, और उनसे ऑर्डर लेगा. अब यहाँ पे ना आपके 2 MCQ आते हैं कि प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को कोई कॉन्ट्रवेंशन मिल जाए, ठीक है, जब वो सैम्पलिंग किया उसने सारा कुछ, तो किससे ऑर्डर लेगा, PQCB से, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड से, रजिस्ट्रेशन बोर्ड से, या ऑल ऑफ द अबव से. तो आपने कहना है प्रोविंशियल वाला जो होगा वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से लेगा. P फॉर प्रोविंशियल, P फॉर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, याद रखना है. और फेडरल वाला लेगा 2 से, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड से और रजिस्ट्रेशन बोर्ड से. पर्सन बाउंड टू डिस्क्लोज प्लेस वेयर द ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर और केप्ट, सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है. एवरी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी प्रेमिसेस वेयर ऑन एनी ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड or is kept for sale or distribution shall, on being required by an inspector so to do, disclose to the inspector the place where the drug is being manufactured or kept as the case may be. देखो, एक जगह पे इंस्पेक्टर जाता है, वहाँ पे उसको सर्च करता है, उसको कोई चीज़ कॉन्ट्रवेंशन मिलती है, वो जो बंदा जो वहाँ पे सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो अगर ड्रग इंस्पेक्टर उससे चाहेगा तो उस बंदे को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि ये ड्रग कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही थी, ठीक है, वो बताना पड़ेगा उसको. डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर. एवरी पर्सन नॉट बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग्स और हिज एजेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ शेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय एन इंस्पेक्टर. जो बंदा मैन्युफैक्चरर नहीं है ड्रग का या मैन्युफैक्चरर का एजेंट नहीं है, वो इंस्पेक्टर को बताएगा अगर रिक्वायर हो इंस्पेक्टर को. Disclose to him the name, address and other particulars of the manufacturer or other person from whom he acquired the drug. तो मैन्युफैक्चरर का नाम डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा. अब इसमें 20 और 21 में ये पता चला कि अगर इंस्पेक्टर चाहेगा तो उसका भी नाम बताना पड़ेगा, जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है 21 के अकॉर्डिंगली उस जगह का नाम भी बताना पड़ेगा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग. रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट. गवर्नमेंट एनालिस्ट जो था कहाँ पढ़ा था आपने, सेक्शन नंबर डैश में 16 में, ठीक है. गवर्नमेंट एनालिस्ट कहाँ काम करता है, डैश में, DTL ड्रग टेस्टिंग लैब्स में, ठीक है.
गवर्नमेंट एनालिस्ट को मेमोरेंडम किस फॉर्म पे भेजा जाता है? फॉर्म नंबर 6 पे। गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट जनरेट करके किस फॉर्म पे भेजता है? फॉर्म नंबर 7 पे। ठीक है, ये अभी आया है तो मैं आपको ना ये चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। MCQ आपकी क्लियर हो गए अभी तक, जितने आपने ड्रग रूल्स के पढ़े हैं, ड्रग एक्ट के पढ़े हैं, अभी तक आपके फुल नंबर आएंगे उसमें, क्योंकि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा और साथ साथ याद कर लिया। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या कहते हैं? द गवर्नमेंट एनालिस्ट टू होम अ सैंपल ऑफ द ड्रग हैज़ बीन सबमिटेड फॉर द टेस्ट और एनालिसिस अंडर द सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ द सेक्शन नंबर 19 शैल डिलीवर टू द इंस्पेक्टर सबमिटिंग इट अ साइंड रिपोर्ट इन द quadruplicate in the prescribed form and forward one copy thereof to the authority as may be prescribed। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक इंस्पेक्टर अपनी पावर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जब एक सैंपल भेजेगा तो गवर्नमेंट एनालिस्ट उसका रिपोर्ट जो होगी ना, साइंड रिपोर्ट, वो क्वाड्रुप्लिकेट, ठीक है, यानी कि 4 पोर्शंस में वो बनाएगी और एक कॉपी जो होगी वो अथॉरिटी जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको भेजेगी। द गवर्नमेंट एनालिस्ट एज फार एज मे बी shall submit the report referred in the subsection number 1 within 60 days of the receipt by him of the sample of the drug। अच्छा, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होगा कितने दिन के अंदर करेगा? 60 डेज़ के अंदर। एंड इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू डू सो फॉर द रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अगर वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं बना सकता, उसके कंट्रोल में नहीं है, शैल कम्युनिकेट टू द रीजंस टू द इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर को राइटिंग में कम्युनिकेट करेगा रीजंस, एंड शैल एंडोर्स द कॉपी to the central licensing board or as the case may be the registration board or the provincial quality control board, who shall have the sample tested from the same or any other government analyst or the government drug testing lab or any other laboratory, and shall ensure the receipt of results of such test and analysis within a further period as may be prescribed, and shall make the test report available to the inspector for further action। देखें, ये फार्मासिस्ट या जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब में काम करने वाला, अगर वो उसने 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है, 60 डेज़ के अंदर वो रिपोर्ट नहीं दे पा रहा, कोई वजह है, तो वो कम्युनिकेट कर देगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड या PQCB को, जो कि फिर क्या करेंगे, किसी और लेबॉर्ट्री से उसकी टेस्टिंग करवा लेंगे। ठीक है, ऑन द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट। अब जब गवर्नमेंट एनालिस्ट ने रिपोर्ट भेज दी है इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर क्या करेगा? डिलीवर 1 कॉपी देयर ऑफ टू द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल वॉज टेकन, जिस बंदे से सैंपल लिया था एक कॉपी उसको भेज देगा। ठीक है, कि ये पास है, ये फेल है। B, फॉरवर्ड 1 कॉपी टू द वारंटर इफ़ एनी, तो वारंटर को एक कॉपी भेज देगा। ठीक है, फॉरवर्ड 1 कॉपी टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और एज द केस मे बी द रजिस्ट्रेशन बोर्ड द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कंसर्न फॉर इट्स डायरेक्शन एज द एक्शन टू बी टेकन, और एक भेज देगा बोर्ड्स को। 4, रिटेन 4th कॉपी फॉर द यूज़ इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी पर्पज़। अगर फॉर एग्जांपल वो सैंपल फेल हो गया या एडल्ट्रेटेड या सब स्टैंडर्ड आ गया, तो वो अपने पास रखेगा इस कॉपी को, और बाद में जब उसको परमिशन मिलेगी ना बोर्ड से कि इसको प्रोसिक्यूट करके ड्रग कोड भेज दें, ठीक है, तो ड्रग कोड में वो फिर एज अ सबूत के तौर पे वो ना कॉपी रखेगा। 4, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any document purporting to be a report signed by a government analyst shall be admissible, ठीक है, as an evidence of the facts stated therein without formal proof, and such evidence shall be conclusive unless the person from whom the sample was taken or the said warrantor has within 30 days or the receipt of the copy, ठीक है, of the report notified in writing to the inspector or provincial quality control board, as the case may be central licensing board or the registration board or the drug court, before which any proceeding in respect of the sample are pending, that he intends to adduce evidence in contravention of the act। इसमें सिंपल सी ये बात है, ठीक है, कि जब रिपोर्ट दे दी है गवर्नमेंट एनालिस्ट ने, ठीक है, तो वो 30 दिन के अंदर, ठीक है, वो ना जो रिपोर्ट होगी वो एक प्रूफ होगा जो फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, वो फुल एंड फाइनल होगा। अगर उसको चैलेंज करना है ना उस बंदे ने जिसकी ये सैंपल फेल हुआ है या जो भी, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर ये राइटिंग में लिख के देगा जी कि मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, वो बोर्ड को दे, वो ड्रग कोर्ट को दे, वो PQCB को दे, तो ये लिखा गया है कि ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट होगी ये फुल एंड फाइनल होगी, कोई चीज़ इसको चैलेंज नहीं कर सकती। 30 दिन के अंदर अंदर इसको चैलेंज करना होगा और कहना पड़ेगा इन राइटिंग कि मैं इसको एड्यूस कर रहा हूँ एविडेंस को। ठीक है, वेयर अ पर्सन हैज़ अंडर सबसेक्शन नंबर 4 नोटिफाइड हिज इंटेंशन, अगर एक पर्सन ने ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है अभी एड्यूस करने वाला,
नोटिफाई कर दिया, अपने लिख के उसने दे दिया इंटेंशन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस इन कॉन्ट्रवेंशन द गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट, एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ उसने उसको चैलेंज करने के लिए लिख के दे दिया है, ऑफ हिज ओन मोशन और इन इट्स डिस्क्रिशन एट द रिक्वेस्ट आइदर ऑफ द कंप्लेनेंट और द एक्यूज्ड कॉज द सैंपल ऑफ द ड्रग लाइंग विद। वो क्या करेगा, चैलेंज करेगा, तो वो क्या कर सकता है कि एक सैंपल याद है ड्रग इंस्पेक्टर ने किसको भेजा था, एक प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भी भेजा था, या जो रिक्वायर्ड बोर्ड था उसको भेजा था, तो जो सैंपल उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है, एक सैंपल का पोर्शन उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ड्रग लाइंग विद दीज बोर्ड्स और सच अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज अंडर सबसेक्शन 3 और द सबसेक्शन 19 टू बी सेंट फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। वो क्या करेगा कि उसको टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्री में, ठीक है, ताकि उस सैंपल की दोबारा टेस्टिंग हो, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है गवर्नमेंट एनालिस्ट या ड्रग टेस्टिंग लैब की, तो वो फेडरल वफाकी ड्रग लेबॉर्ट्री को भेज दिया जाएगा। और एनी अदर लेबॉर्ट्री स्पेसिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विच शैल मेक द टेस्ट और एनालिसिस विद इन 30 डेज़। तो वो लेबॉर्ट्री क्या करेगी, वो 30 डेज़ के अंदर इसका टेस्टिंग करेगी और एनालिसिस करेगी इन राइटिंग साइंड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन फॉर द टाइमिंग इन चार्ज ऑफ द फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्री और एज द केस में बी सच अदर लेबॉर्ट्री, ठीक है। द रिजल्ट देयर ऑफ एंड सच रिपोर्ट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयर इन। तो क्या होगा कि वो फिर किसी फेडरल लेबॉर्ट्री ड्रग लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया जाएगा 30 डेज़ के अंदर। कितने डेज़ के अंदर, 30 यानी 30 डेज़ के अंदर वो अपना रिपोर्ट देगी, ठीक है। The cost of the test or analysis made by the federal drug laboratory or other laboratory under the subsection number 5 shall be paid by the complainant। जो बंदा कंप्लेन कर रहा है ना गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ, वो पे करेगा। और एक्यूज एट द ड्रग कोर्ट और द बोर्ड कंसर्न शेल डायरेक्ट, या एक्यूज है, ये कंप्लेनेंट है, वो पे करेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये 16 के अंदर क्या था, गवर्नमेंट एनालिस्ट, 17 के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर, 18 के अंदर पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, 19 के अंदर प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, 20 के अंदर कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका डिस्क्लोजर करेगा जगह का, फिर मैन्युफैक्चर का डिस्क्लोजर 21 में, रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट जो था वो 21 के अंदर आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है ड्रग एक्ट 1976 का, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अभी तक आपने साथ साथ सारा ऑब्जेक्टिव भी याद कर लिया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसको फॉलो कर रहे होंगे, सीरीज़ को, हमारी जो फॉरेंसिक की है, हम इसको इंशाल्लाह पेपर से पहले कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी ये। और फॉरेंसिक की जो हमारी बुक है फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड की, वहाँ से आप इसके MCQs की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और आपने जब ये लेक्चर सुन लिया तो आपने नीचे डन लिख देना है, और आपको किस तरह से कितनी समझ आ रही है और कहाँ समझ नहीं आ रही है आपने वो पूरा कमेंट में लिख देना है, ताकि फर्दर लेक्चर्स में उसको काउंटर कर लिया जाए, ठीक है। थैंक यू।